स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स और सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है व्यापम से या कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी रिलेटेड संस्था है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। और इसमें मेनली कवर होगा आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम। तो इसमें जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे, जो वो क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम उनकी तैयारी करेंगे, साथ ही साथ इसको आपको शुरू भी करेंगे इस सीरीज़ को। तो जो आप नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इफ आपको यूज़फुल लगता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन जो इलेक्ट्रीशियन का लास्ट जो आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम था उसमें जो क्वेश्चन आए थे हम उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग जेई के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आपको यूज़फुल ही रहेंगे ये मटेरियल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था, और सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आप सब जानते हो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं कोई भी जेई के एग्ज़ाम्स में, स्पेशली जेई के एग्ज़ाम में, सब इंजीनियर जेई और आईटीआई टीओ। तो इसमें कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं आता, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनके रिस्पेक्ट में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था, द पर्पज़ ऑफ फिल्टर्स इन एनी सर्किट इज़। मतलब किसी भी सर्किट में जो परिपथ में जो फिल्टर्स यूज़ होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं। तो हम जानते हैं एल सी ये सारे फिल्टर जो होते हैं ये बेसिकली रिपल्स को अवॉइड करने के लिए यूज़ होते हैं। जो भी डिस्टॉर्शन आता है किसी वेव फॉर्म में उसको दूर करते हैं, मीन्स लहराने से रोकते हैं या एलिमिनेट रिपल्स को करते हैं। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा, एलिमिनेटिंग रिपल्स। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है लेड एसिड बैटरी जो होगी उसकी सेल प्लेट्स में मान लो इंटरनल शॉर्ट्स हो जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए दोनों सेल प्लेट्स उसकी, तो क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि तब क्या होगा। तो जब आपको डायरेक्ट आंसर ना पता हो, कई बार क्या होता है हम पहला ऑप्शन देखते हैं हमें लगता है यही सही होगा, हम उसको टिक कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आप देख रहे होगे बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये करेक्ट है, शॉर्ट होगा तो अपने आप डिस्चार्ज होगी। फिर आते हैं बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज उतना नहीं बनाती जितना बनाना चाहिए। ये एक सही भी है नहीं भी है, अभी इसको हम कंसीडर नहीं करते। अगला ऑप्शन देखते हैं कि डज नॉट डिलीवर करंट एंड वोल्टेज स्पेसिफाइड। ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ये सही है कि जितना हमें पर्याप्त मात्रा में करंट या वोल्टेज चाहिए ये उतना सप्लाई भी नहीं करेगी, साथ ही साथ ये अपने आप डिस्चार्ज भी हो जाएगी। तो हमें दो ऑप्शन दिखे जो करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, बट आपको मान लो पहले अटैम्प्ट में नहीं समझ में आता है कि बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बना, तब भी आप दो ऑप्शन देखोगे आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसमें जो अर्थ कंडक्टर होता है वो कहाँ होता है। तो हम जानते हैं लो वोल्टेज सप्लाई लाइंस में न्यूट्रल वायर या अर्थ कंडक्टर हमेशा लो दी फेज कंडक्टर्स होता है। ठीक है, बट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा जो लाइन कंडक्टर होते हैं उनके हमेशा ऊपर होता है, मतलब अर्थ कंडक्टर सबसे ऊपर होता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइन चालक के ऊपर, मीन्स अबव ऑफ दी लाइन कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में जेई और सब इंजीनियर के में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखें। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एसी परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है, मीन्स एसी सर्किट में पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक क्या होता है। तो हम जानते हैं शक्ति गुणांक क्या होता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशियो होता है, मीन्स अनुपात होता है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर की एक और डेफिनेशन होती है, ये रेशियो होता है किस किस का, एक्टिव पावर और अपॉन अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर मीन्स वी आई कॉस फाई अपॉन वी आई का रेशियो भी होता है। साथ ही साथ एक डेफिनेशन और होती है इसकी, इट इज़ डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर। करंट और वोल्टेज के फेजर के बीच के जो एंगल होता है उसका जो कॉस लेंगे हम,
तो वो पावर फैक्टर के बराबर होता है। तो इसमें डायरेक्ट आपको दिख रहा है आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट, डायनेमिक इंडक्टेंस कहाँ यूज़ होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गतिक प्रतिरोधक। तो सब जानते हो, आप देखोगे मोटर्स में भी इंडक्टेंस यूज़ होती है, ठीक है, जनरेटर में भी इंडक्टेंस यूज़ होती है और ट्रांसफार्मर में भी इंडक्टेंस होती है, बट डायनेमिक इंडक्टेंस। अब डायनेमिक इंडक्टेंस का बेसिक साइंस इधर पे रोटेटिंग इंडक्टर के फॉर्म में होगा, जो कि मेनली यूज़ होती है कहाँ, आपके जनरेटर्स में। ठीक है, तो ये याद रखना है, डायनेमिक इंडक्टेंस आपकी कहाँ यूज़ होती है, जनरेटर्स के केस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, कि फ्यूज़ वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हम सब जानते हैं फ्यूज़ कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पे करंट एक एक्सीडिंग होने के चांस हो और हम उसको सर्किट को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ वायर एक्टिवेट होते हैं क्योंकि उनका गलनांक जो होता है वो हाई होता है। इसका मतलब वो जैसे ही थोड़ा भी करंट ज़्यादा सेंस करेंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो सर्किट को ब्रेक कर देंगे और सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये मेनली यूज़ होता है कहाँ पे, जहाँ पे फॉल्ट होने के चांस होते हैं, मतलब करंट के एक्स्ट्रा लिमिट में बढ़ने के चांस होते हैं, और वो जनरली होता है शॉर्ट सर्किट करंट। इसलिए किस काम में आते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपके मेनली इसके लिए यूज़ होते हैं फ्यूज़। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो है फ्यूज़ इज़ यूज्ड फॉर। फ्यूज़ किस लिए यूज़ होते हैं किसी भी सर्किट में। तो हम सब जानते हैं फ्यूज़ बेसिकली यूज़ होते हैं किसी भी सर्किट में जब करंट जो होता है वो सडनली बहुत ऐसे अनइवन अमाउंट तक इंक्रीज़ हो, मींस कि जहाँ पे करंट सडनली बहुत ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज़ हो जो सर्किट को डिस्टर्ब कर सके, तो वहाँ पे हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ क्या करते हैं, सर्किट को हाई अमाउंट ऑफ करंट के केस में सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, जिससे करंट सर्किट में नहीं पहुंच पाता और सर्किट हमारा डैमेज होने से, बर्नआउट होने से बच जाता है। तो वो बेसिकली जो करंट होता है वो होता है कौन सा करंट, फॉल्ट करंट। और फॉल्ट करंट मीन्स शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये किस लिए काम में आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, फिर अगला आता है वॉट मीटर किस लिए यूज़ होता है। तो वॉट मीटर यूज़ होता है बेसिकली आपके औसत एवरेज पावर जो होती है उसको रीड करता है वॉट मीटर, ना मैक्सिमम पावर ना इंस्टेंटेनियस। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम एक ही पावर होती है, तो ना ये उन दोनों को रीड करता है ना किसी और को, ये बेसिकली रीड करता है एवरेज पावर। अब बात करते हैं इन स्टार कनेक्शन, तो करंट कैसा होता है, फेज करंट और लाइन करंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम सब जानते हैं इन स्टार कनेक्शन जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है स्टार करंट। और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि if in a 3-phase motor of 230 volt star connected winding are connected in delta। ठीक है, मतलब उसको जो 3 फेज 230 वोल्ट की सप्लाई थी उसको स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को हमने डेल्टा में कनेक्ट किया है एंड सप्लाई 415 वोल्ट, और उसमें कितना पावर वोल्टेज दे रहे हैं, 415 वोल्ट। तो क्या होगा, मीन्स फ़र्क कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, मोटर सामान्य रूप से चालू होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी या मोटर वाइंडिंग जल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है मोटर वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो इफ़ इन स्टार 3 क्या लिखा था क्वेश्चन में, इफ़ इन 3 फेज मोटर ऑफ 230 वोल्ट स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन डेल्टा। पहली चीज़ तो स्टार को डेल्टा में कनेक्ट किया, मीन्स वहाँ पे था जो सप्लाई वोल्टेज था वो VL/√3 था, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का। और इधर पे क्या हुआ, VL इक्वल टू VPH, मीन्स लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा डेल्टा में, और डेल्टा में बराबर होने से उसको सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और बाइंडिंग चल जाएगी। फिर आते हैं HRC फ्यूज़ के बारे में थोड़ी बात करें। तो अगला क्वेश्चन था HRC फ्यूज़ इज सुपीरियर प्रोटेक्टिव डिवाइस एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर इन रिले। क्यों और किस वजह से। ठीक है,
जो HRC फ्यूज़ होते हैं वो सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में ज़्यादा बड़े प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या थे? विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात है, ठीक है, और दूसरा था तापीय प्रतिबलों की बात है। तो आप देख रहे होगे इधर पे कि इधर पे इम्पोर्टेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस का, तो और साथ ही साथ आपका थर्मल स्ट्रेसेस का। आप दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम HRC फ्यूज़ की बात करते हैं तो हम दोनों को देते हैं, जबकि जो सर्किट ब्रेकर या रिले होंगे वो बेसिकली आपके पर्टिकुलर, जैसे रिले होगा तो रिले बेसिकली आपका ऑपरेट करेगा किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस पे। और सर्किट ब्रेकर भी ऑब्वियसली उसी सीक्वेंस में यूज़ होंगे, तो वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस पे वर्क करेंगे। बट HRC फ्यूज़ दोनों थर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेसेस दोनों को आपका सही मायने में सपोर्ट करता है। इसलिए HRC फ्यूज़ सुपीरियर होते हैं एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर या रिले की तुलना में। बस प्रॉब्लम ये होती है HRC फ्यूज़ के साथ कि HRC फ्यूज़ एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर जगह हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होते, उन पे कुछ एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं जो कि आपके किस में नहीं पड़ते? सर्किट ब्रेकर या रिले में नहीं पड़ते, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर क्या गए सर्किट ब्रेकर या रिले यूज़ होते हैं, बट सुपीरियरिटी लॉजिकली HRC फ्यूज़ की ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस दोनों को बियर कर सकते हैं। फिर आते हैं ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्ट होने वाले ऑयल के महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर में हमेशा ही ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू किसी और मटेरियल को हम यूज़ करें, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको यूज़ करें। फिर अगर सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? सप्लाई सिस्टम में क्योंकि सबको इक्वल वोल्टेज मिले। हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होगा और सीरीज़ में करंट सेम होता है, और हम चाहते हैं सबको एक सी सप्लाई मिले 230 वोल्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड सप्लाई कितनी होती है? सारे इक्विपमेंट के वोल्टेज फिक्स होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सबको इक्वल वोल्टेज मिले, इसीलिए हम उनको पैरेलल में जोड़ते हैं। फिर ट्रांसफार्मर में अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़ क्यों डालते हैं ऑयल? तो ये सब जानते हैं, दो मेन पर्पज़ होते हैं, एक तो ठंडा रखता है ट्रांसफार्मर को ऑयल, और दूसरा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो कूलिंग इंसुलेशन दोनों के लिए यूज़ होते हैं। बाहर धाराएँ एडी करंट्स क्यों रिड्यूस कैसे होती है? तो मैंने बताया था लैमिनेशन करते हैं, बार्निश से लैमिनेट करते हैं, डुबो देते हैं कोर को और निकाल दे तो उस पर लैमिनेटेड कवर चल जाता है। तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं कि हम बिना मतलब बार्निश का भी यूज़ करें, ठीक है, रोधी बार्निश लगा कर, ये अगला ऑप्शन जो है, या कोर को लैमिनेट करके, दोनों ही तरीके से हम ट्रांसफार्मर के एडी करंट को कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जनरेटर और ट्रांसफार्मर सब जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं, तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कहीं और ऑप्शन हो तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही लगाएं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, सब जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अर्धचालक मीन्स डायोड में जंक्शन के माध्यम से तब धारा अधिकतम होती है। ऑब्वियसली फॉरवर्ड वाइज में करंट मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है जो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है, बट फॉरवर्ड बाइजिंग में वही करंट मिली एम्पियर की रेंज का होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर सब जानते हैं डीसी शंट मोटर हमेशा ही एक कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, ठीक है, बेसिकली कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के फॉर्म में यूज़ होती है। मींस ये एक कांस्टेंट स्पीड मशीन होती है डीसी मशीन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत सारे जेईई के पेपर में आए, ठीक है। फिर अगला है इंस्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज पर फेज़ होता है वो लाइन वोल्टेज का 57.8% होता है। ये आपको आइडियल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है कि इसका जो लाइन वोल्टेज होगा
अप्लाइड वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज का 57.8% होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल याद करिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर आते हैं करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होता है। ठीक है, देखो सब जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर, नाम से ही समझ में आ रहा है जो करंट को कैरी करे। अब करंट ट्रांसफार्मर ऐसे लॉजिकल जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए कि करंट को कंटिन्यू फ्लो होना है। करंट को कंटिन्यू फ्लो होना है, इसका मतलब उसके दोनों टर्मिनल, एक आने वाला टर्मिनल, एक सप्लाई टर्मिनल, एक जो रिसीविंग एंड और टर्मिनेटिंग एंड, दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इट्स सेकेंडरी शुड नेवर बी ओपन होगी तो करंट जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सेकेंडरी कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। फिर आता है जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल लोड्स होते हैं वो हमेशा, सब जानते हो कि 90% ऑफ दी मोटर्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज आर इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो लोड भी कैसा होगा, इंडक्टिव इन नेचर, ज़्यादातर सप्लाई इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख लो इसका आंसर क्या होगा, ये इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसके लिए क्या कंपलसरी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर में करंट फ्लो होने से। फिर एल्यूमिनियम और कॉपर, इन दोनों की कंडक्टिविटी को कंपेयर करें तो आपको ये याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है वो एल्यूमिनियम से 60%, इसमें 40% एक्स्ट्रा होती है। इसका मतलब है अगर कॉपर कंपेयर टू एल्यूमिनियम देखें तो कितना होगा, 60%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 60%। मीन्स कॉपर 40% मोर कंडक्टिव होता है। अगर 100% कंडक्टिविटी किसकी, एल्यूमिनियम की, तो कॉपर की कितनी होगी आपकी 140%। इसका मतलब हुआ 40% ज़्यादा कंडक्टिव होता है कॉपर एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इसका मतलब हुआ अगर दोनों की तुलना करें तो 60% होगा क्या, एल्यूमिनियम एज़ कम्पेयर टू 100% कॉपर। ठीक है, कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। फिर बात करते हैं कौन सा लैंप यूज़ होता है सिनेमा प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन जो है ये 100% बहुत सारे आप देखोगे, कम से कम मतलब हर स्टेट के जेईई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन आर्क लैंप का यूज़ होता है। ठीक है, कार्बन आर्क लैंप, ये रहा चौथा ऑप्शन, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कांस्टेंट स्पीड ड्राइव कौन सी होती है। तो अभी एक क्वेश्चन इस पे पहले भी पूछा गया, फिर एक आ गया, तो कौन सी होती है, शंट मोटर, ये हमने पहले भी देखी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है। इसका मेन रीज़न होता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें उसकी जगह एक ऑप्शन है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स हायर रेजिस्टेंस, और हायर रेजिस्टेंस मीन्स स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो उच्च हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। फिर नेक्स्ट आते हैं, समान मानों के 3 प्रतिरोधों को एक 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो वे अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे। जब भी कब पावर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, जब तीनों प्रतिरोध कैसे लगे हों, स्टार में कि डेल्टा में। तो सब जानते हो स्टार कनेक्शन होगा तो आपकी पावर कम एब्जॉर्ब होगी, और डेल्टा कनेक्शन होगा तो आपकी पावर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो, क्योंकि करंट डेल्टा कनेक्शन में रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा मतलब जितनी सप्लाई संयोजित है उसमें अगर एब्जॉर्ब पावर की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा में जो लोड वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैम्प कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो कौन सा लैम्प है जो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सब जानते हो सोडियम वेपर लैम्प ज़्यादा वोल्टेज सहन कर लेता है एज़ कम्पेयर टू, और जितने भी आप लैंप देख रहे हो इनके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जैसे आपके अपने एरिया में देख लो ज़्यादातर सोडियम वेपर लैंप ही यूज़ होते हैं।
तो इन सब की तुलना में आप देखोगे कि जो टॉप दीप्त लैंप इंकैंडिसेंट लैंप होंगे जो वो फ्लक्चुएशन कम, इसीलिए इनका ज़्यादा कम जगह यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ये प्रॉब्लम होती है और इनको ज़्यादा जगह यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है रोटेटिंग रेक्टिफायर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर जो रोटेटिंग हो उनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कोई मोटर या जनरेटर में ही यूज़ हो रहा होगा, ये आप सब जानते हो, क्योंकि रोटेटिंग है और रोटेटिंग मशीन्स में ही यूज़ होगा। और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं ब्रशलेस अल्टरनेटर्स में रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि इसमें फिर कन्वर्जन इन्हीं के हेल्प से होता है पावर का। तो ये आज के लिए इतना है, पहला पार्ट है ये। नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा इसका, ठीक है। तो आप लोग इसको आगे का पोर्शन देखोगे। आज के लिए 30 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो अब जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी और मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो रेगुलर आते हैं। और सारे एग्ज़ाम जेई के जितने एग्ज़ाम हैं उन सारे के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी कर सको। तो आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर सही लगा। थैंक यू।